तो स्वागत है आपका राजस्थान पशु परिचर की इस जनरल साइंस की प्रथम क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मानव रक्त या फिर ब्लड के बारे में। तो मानव रक्त से स्टार्ट करने का मोटिव ये था कि रक्त एक ऐसा पदार्थ है जो कि मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। वैसे तो मानव जीवन के लिए मानव के सभी ऑर्गन्स आवश्यक हैं, परंतु रक्त एक ऐसा पदार्थ है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और वो मानव के लिए अति आवश्यक होता है। और इन रक्त से ही मानव में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। मानव में ऊर्जा का संचरण करने वाला भी ये रक्त ही है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस की क्लास। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रक्त और रक्त में रक्त की कणिकाओं के प्रकार। रक्त में रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, जिन्हें हम बिंबाणु भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त मापने की यूनिट मतलब रक्त को यूनिट में मापा जाता है। मतलब जैसे कि दूध को लीटर में मापा जाता है, किसी का वजन करना हो तो केजी में नापा जाता है, उसी प्रकार रक्त का मापन यूनिट में किया जाता है। नोट लगा के यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक यूनिट में 350 मिलीलीटर लिक्विड होता है और अमेरिका में यही एक यूनिट में 450 मिलीलीटर द्रव पदार्थ होता है, मतलब रक्त होता है। उसके बाद रक्त की कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। यह इम्पोर्टेंट है कि रक्त की कमी होने पर कौन सा रोग होता है। ये आपने छठी से लेकर 12वीं तक हर साइंस की क्लास या फिर हर साइंस के टॉपिक में ये पढ़ा ही होगा कि रक्त की कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्लड बैंक में ब्लड को 25 से 30 दिनों तक स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद उस रक्त का कोई काम नहीं होता, उसमें रक्त कणिकाएं मर जाती हैं, जिसके बाद वो रक्त खराब हो जाता है और उसे फेंक दिया जाता है। मतलब जैसे कि सिटी में 5 रक्त बैंक हैं या फिर ब्लड बैंक हैं, उनमें अगर किसी को ए नेगेटिव ब्लड चाहिए तो जिसके पास सबसे पुराना ए नेगेटिव ब्लड होगा, मतलब जिसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म होने ही वाली है, वो सबसे पहले रक्त अ, वो रक्त सबसे पहले यूज़ किया जाएगा जिसकी डेडलाइन नज़दीक है। उसके बाद ब्लड बैंक का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, जिससे कि रक्त शुद्ध बना रहे और रक्त में किसी प्रकार के अ, जीवाणु या विषाणु उगे ना, मतलब प्रयुक्त ना अंदर ना जाए। उसके बाद रक्त का निर्माण बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा में होता है, परंतु अ, जो बच्चे होते हैं, भ्रूण में जो बच्चे होते हैं, माँ की गर्भ में जो बच्चे होते हैं, उनमें हड्डियाँ उपलब्ध नहीं होती। तो उससे हाँ, तो मुझे याद आया कि बोन मैरो अस्थि मज्जा होती हैं, हड्डियों के बीच में जो खोखली जगह होती हैं, उसमें ये अस्थि मज्जा पाई जाती हैं जो कि रक्त का निर्माण करती हैं। परंतु जो भ्रूणावस्था में जो शिशु होता है, उसमें हड्डियाँ ना के बराबर हड्डियाँ होती हैं, तो उसमें रक्त का निर्माण लीवर में होता है या फिर यकृत में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण यकृत या फिर लीवर में होता है। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। हिमेटिन ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिमेटिन और लॉजी। लॉजी का अर्थ अध्ययन करना और हिमेटिन का अर्थ होता है रक्त। हिमोट और हिस्टोलॉजी मतलब इसी से मिलता-जुलता एक शब्द है जो कि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करेगा। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद रक्त का संगठन, मतलब एक बूंद रक्त में क्या-क्या मिलाया गया होता है, मतलब एक बूंद रक्त में क्या-क्या होता है। तो जैसे कि ये हमारा एक ड्रॉप रक्त है, इसमें 2 पदार्थ विद्यमान होते हैं, एक प्लाज़्मा और एक कणिकाएँ। तो कणिकाएँ 3 प्रकार की होती है, प्लेटलेट्स जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और आरबीसी रेड ब्लड सेल। ये 3 कणिकाएँ रक्त में प्रयुक्त होती हैं। और उसके बाद प्लाज़्मा में जल जो कि 90% जल होता है, ब्लड में 90% जल होता है। उसके बाद विटामिन, खनिज लवण और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी अगर जैसे हम रक्त को आगे पढ़ेंगे तो एंटीबॉडी काम आएगा रक्त ब्लड ग्रुप बनाने में। मतलब एंटीबॉडी का काम है कि बाह्य जीवों से मतलब बाह्य कुछ रोगाणु, विषाणु से हमारी बॉडी की रक्षा करना। जैसे कि
रोगजनक पाइथोजन है वो एंटीजन बनाता है और एंटीबॉडी इसके साथ रिएक्ट करके इसके ख़त्म करती हैं। अगर एंटीजन जीत जाता है तो हमें रोग हम पे हावी हो जाता है और हमें बुखार आ जाता है। और अगर एंटीबॉडी जीत जाती है तो फिर हम स्वस्थ वापस बिना कुछ किए स्वस्थ हो जाते हैं। तब और एंटीबॉडी और एंटीजन के युद्ध होने पर हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है जिसे हम ज्वर या फिर बुखार कहते हैं। तो यही कारण है कि बुखार आने पर हमारा शरीर का तापमान मतलब नॉर्मल से बढ़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्लड का वर्गीकरण देखते हैं। तो ब्लड एक बूंद रक्त में दो दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक प्लाज्मा और एक कणिकाएं। ब्लड के अंदर 50 से 60% प्लाज्मा पाई जाती हैं और 40 से 50% लगभग कणिकाएं पाई जाती हैं। एक्यूरेट की बात करें तो एक्यूरेट 55% प्लाज्मा पाई जाती हैं और 45% रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन या फिर विटामिन पाया जाता है, 3% खनिज लवण पाया जाता है और पी एंटीबॉडी पी हमारे प्लाज्मा में विद्यमान रहते हैं। कणिकाएं में 3 कणिकाएं हैं जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं रेड ब्लड सेल या फिर आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसका उपनाम। तो आरबीसी का उपनाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का उपनाम है। और आरबीसी में एक बात आपको याद रखनी है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु ऊंट और लामा ऐसे जानवर हैं जिनकी आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल में केंद्रक पाया जाता है। इसी से याद आया कि आपके पशु परीक्षण में ऊँट की वर्गीकरण मतलब ऊँट की नस्लें दी गई हैं। तो मान्यता प्राप्त ऊँट की नस्लें 9 हैं, जिनमें राजस्थान में जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी, सांचौरी और जालोरी, ये 5 नस्लें हैं, प्रमुख नस्लें हैं ऊँट की। और आरबीसी में केंद्र की जगह मतलब और अदर एनिमल्स में जो आरबीसी पाई जाती हैं उनमें केंद्रक की जगह हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसे हम एचबी के नाम से प्रदर्शित करते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल मतलब हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य है रक्त में ऑक्सीजन और CO2 का प्रवहन करना, मतलब ऑक्सीजन को हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना और CO2 को वापस उस बॉडी से वापस लेके जाना। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और इसी आयरन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। और अगर आपको क्वेश्चन में आए कि रक्त का लाल रंग किससे दिया जाता है और ऑप्शन में आयरन हो तो आयरन को राइट करना, अगर ऑप्शन में आयरन ना हो तो हीमोग्लोबिन को राइट माना जाएगा। उसके बाद आरबीसी की संख्या, तो आरबीसी की संख्या नर में होती है 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर और मादा में होती है 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। उसके बाद आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में होता है और भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण यकृत में होता है। उसके बाद आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का माना जाता है और 120 दिन बाद ये जाके पीलिया या फिर तिल्ली स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं और इसी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किस अंग को कहा जाता है, तो इस प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन 12 से 16 mg या फिर मिलीग्राम होता है प्रति 100 ग्राम में, मतलब प्रति 100 ग्राम रक्त में 12 से 16 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। उसके बाद हीमोग्लोबिन का मापन हीमोमीटर से करते हैं और उसी प्रकार आरबीसी का मापन साइटोमीटर या फिर साइटोमीटर से किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट ब्लड सेल, जिसे हम वाइट ब्लड सेल या फिर WBC भी कहते हैं, इसका कार्य होता है कि शरीर में प्रवेश होने वाले विषाणुओं को मारना और शरीर की प्रतिरक्षा करना।
इसका उपनाम है ल्यूकोसाइट, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का उपनाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट। इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछते, ल्यूकोसाइट इसका उपनाम पूछते हैं। इसका कार्य है कि शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु वायरस को मारना और शरीर की प्रतिरक्षा करना। वाइट ब्लड सेल की संख्या 4000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती हैं और इसका जीवन काल 8 से 16 दिन का होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 अनुपात 1 है, मतलब 600 आरबीसी के साथ 1 डब्ल्यूबीसी होती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसके कुछ और उपनाम भी हैं। इसे भक्षाणु कोशिका या फिर फोगोसाइट भी कहते हैं और अमीबोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये अमीबा की तरह अपने भोजन या फिर जो जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं उनको अमीबा की तरह उसके चारों ओर घेरा बनाकर उन्हें खा जाती हैं। अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो चलन और गमन के लिए कूटपाथ का प्रयोग करता है, मतलब इसके पैर नहीं होते। ये जहाँ पर खाना दिखे वहीं पर अपने पैर उगा लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लड सेल देखेंगे जिसका नाम है प्लेटलेट्स या फिर विषाणु कोशिका। इसका उपनाम है थ्रोम्बोसाइट। ये इम्पोर्टेंट है कि प्लेटलेट्स का उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है थ्रोम्बोसाइट। ये चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में मतलब काम आता है। तो चोट लगने पर यकृत इन प्लेटलेट्स को थ्रोम्बिन प्रोटीन में तोड़ देता है और यही थ्रोम्बिन प्रोटीन कैल्शियम के साथ क्रिया कर कर फाइब्रिन का निर्माण करता है, जो कि चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाता है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि थ्रोम्बिन प्रोटीन किसके साथ क्रिया करके फाइब्रिन का निर्माण करता है, तो ये कैल्शियम के साथ क्रिया करके इसका निर्माण करता है और ये चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। इनकी संख्या 1 लाख से 1.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होते हैं और इनका जीवन काल 8 से 18 दिन का होता है, जबकि वाइट ब्लड सेल का जीवन काल 8 से 16 दिन का होता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक प्रकार का रोग है जो कि डेंगू रोग में जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो उस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने रक्त के बारे में पढ़ा और रक्त के जो 3 कणिकाएँ हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स कणिकाओं के बारे में हमने जाना। अगली क्लास में हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।